हेलो स्टूडेंट्स, आ जाएं जल्दी से सभी दोस्त। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आते रहे जल्दी जल्दी सभी फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं अपने सेशन को। जल्दी से एक बार कमेंट्स डाल दो तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सब आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? कल वाली क्लास पूरी समझ में आ गई थी? आप सबको कोई दिक्कत तो नहीं आई समझने में? गुड आफ्टरनून जी। आते रहे जल्दी जल्दी से। कैसे आप सभी? बढ़िया? कोई समस्या कल वाले में? अगर डाउट होगा, जैसे मान लो अभी तक हमारी, या हम ऐसे भी कर सकते हैं पूरे वीक के डाउट्स निकाल लेंगे। आप मेरे सामने साथ में डाउट अपने बता सकते हैं कि मैम ये वाला डाउट आ रहा था, फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम कर देंगे। ठीक है? अगर कोई भी दिक्कत आई कहीं पर भी किसी भी तरीके की तो आप बता दीजिएगा। चलिए तो शुरू करें अपने आज के सेशन को। कल हमने यहाँ पर हिंदी भाषा और उसके विकास को पढ़ा था। कल का टॉपिक, मतलब ये हमारी यूनिट भी है और इस यूनिट के अंदर हमने इस टॉपिक को भी पढ़ा है। तो इसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक चीज और है जो आपको समझ में आनी चाहिए, वहां से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। मतलब अब तो नहीं आ रहा है, काफी टाइम से मैंने देखा है पीडीएफ नहीं मिला है। मिल गया होगा, हो सकता है आपको नहीं दिखा हो, तो मैं एक बार बात कर लूंगी और आपको बता दूंगी कि पीडीएफ आपका अपडेट हो गया। वैसे हो गया होगा जहां तक मुझे लगता है, ऐसा होता नहीं है, बहुत जल्दी आपकी पीडीएफ वहां पर आ जाती है। लेकिन अगर नहीं भी आई होगी तो मैं उसको एक बार बात करके आपको कल बता दूंगी। तो हमने पढ़ा था हिंदी भाषा और उसका विकास। जब हमने बात इसकी की थी, हिंदी भाषा और उसके विकास की जब हम बात कर रहे थे, तो हमने सब चीजें पढ़े, लेकिन हमारी कौन सी जो उपभाषा है या भाषा है अपभ्रंश से निकली है, किस अपभ्रंश से निकली है, अपभ्रंश के कितने भेद माने गए हैं। ज्यादातर भोला शंकर जी, जो भोला शंकर है उनके, भोलानाथ तिवारी, उनके अकॉर्डिंग चीजें आती हैं। तो उन्हीं के हिसाब से मैं आपको चीजें बताऊंगी। यहाँ पर अभी एक पॉइंट्स बचा हुआ है, उसके बाद में हमारा उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन और कारक, इनसे भी हमारा कभी कभी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है, तो हमें इनको भी करना होगा। तो मैं आपको एक बार इसको भी पूरा यहाँ पर करा दूंगी। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पर हिंदी भाषा और उसके विकास की तरफ। और जो हमने कल पढ़ा था, कल हमारा इसी के अंतर्गत था, जिसके अंदर हमने पूरा भाषा पढ़ा। ठीक है? और भाषा की उत्पत्ति, लिपि और लिपि का विकास, ये सब चीजें हमने कल यहाँ पर समझ ली थी। ये सब बातें हमने कल यहाँ पर समझी थी। अब हम यहाँ पर चलेंगे किसकी ओर? उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन और कारक। एक चीज हमारी बची हुई है, वो भी मैं आपको पहले वो कराऊंगी, फिर हम इसकी ओर यहाँ से बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मुझे सिर्फ आपसे पूछने हैं, आप मुझे बताएंगे, क्योंकि उसी से मुझे समझ में आएगा कि आप उन चीजों को पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते हैं। पहले जो कल की बची हुई चीजें हैं, एक बार हम उस पर एक बार आपको मैं समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन हमारा बन जाता है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के निम्नलिखित 7 भेद माने और उसमें निर्गत आधुनिक भाषाओं को इस प्रकार दिखाया है। तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो हमारी अपभ्रंश है उसके हमारे कितने भेद हैं? 7 भेद हैं। वैसे 6 भी मानते हैं, बहुत से लोग ऐसे जो सिर्फ 6 ही मानते हैं, लेकिन उन्होंने इसके 7 भेद माना है, जिसमें शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, पैसाची, ब्राचड़ और महाराष्ट्री। तो ये उन्होंने यहाँ पर पूरे 7 इसके भेद माने। सौर सैनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली ये आती हैं। राजस्थानी,
मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, गुजराती, ये हमारी सोरसेनी से आई है। अर्धमागधी में पूरी पूर्वी हिंदी जिसके अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है, तो ये हमारी इसके अंतर्गत आएगी। मागधी में बिहारी आएगी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बांग्ला, उड़िया और असमिया। खस में पहाड़ी हिंदी, पेशाची में लहंदा और पंजाबी, ब्राचड़ में सिंधी, महाराष्ट्री में मराठी आपका आता है। तो ये आपका एक पूरा भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूरा माना गया है। तो जो कल वाली हमारी जो चीजें थी, क्योंकि अपभ्रंश से हमारी हिंदी निकली है, तो अपभ्रंश के किस रूप से कौन सी बोली या उपभाषा हमारी आती है, उससे अगर रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आधार बनाकर अपने प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने आज के इस टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन और कारक। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, लेकिन क्योंकि हमारे उसमें दिए गए हैं इसलिए हमें इनको पढ़ना भी आवश्यक है। बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की, ये क्या होते हैं। उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है भाई, इनमें सबसे मेन होता है मूल शब्द। अगर मैं इन दोनों की बात करती हूँ, चलिए एक एक करके अब हम जरा यहाँ पर इसमें बढ़ते हैं, मैं आपको एक एक करके इसको अलग अलग समझाऊंगी। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, इन दोनों में एक हमारा मूल शब्द होता है। मूल शब्द यानी कि जिस शब्द के साथ में ये दोनों जुड़ेंगे, मूल शब्द से पहले जो जुड़ता है उसको हम कहते हैं उपसर्ग, और मूल शब्द के बाद में जो जुड़ता है उसको हम कहते हैं प्रत्यय। जो पहले जुड़ता है उसको कहते हैं उपसर्ग, और जो बाद में जुड़ता है उसको कहते हैं हम प्रत्यय। इतना तो आप सबको पता है, यहाँ तक तो कोई शायद आपको दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं और बता भी सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मूल शब्द के पहले आप जो जुड़ता है, आदि में जो जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं, बाद में जो जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। हम अभी बात यहाँ पर करेंगे, प्रत्यय को हम बाद में देखेंगे, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर उपसर्ग की, कि हमें उपसर्ग की पहचान कैसे करें। हमें जब भी उपसर्ग की पहचान करनी हो, इवन अगर प्रत्यय की भी करनी है, तो हमें क्या ढूंढना है। मान लो हमें उपसर्ग की पहचान करनी है, तो उपसर्ग को देखने के लिए आप किसको ढूंढोगे, क्या ढूंढेंगे हम। अगर हमें ढूंढना है तो हमारे लिए मुख्य क्या है, मुख्य है आपका मूल शब्द। हमें मूल शब्द ढूंढना है। अगर मूल शब्द से इतर, अलग, इतर मतलब अलग, जो भी बचता है, पहले बचता है तो उपसर्ग है, बाद में बचता है तो प्रत्यय है। दो अलग अलग तरह के प्रत्यय आपको उपसर्ग देखने के लिए मिलेंगे। कैसे, मान लो मैंने आपसे पूछा एक सिंपल सा क्वेश्चन, प्रतिदिन में उपसर्ग होगा, प्रतिदिन में उपसर्ग होगा, बताओ कौन सा उपसर्ग है। चलिए आंसर करो, आप मुझे बताओ प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, बताइए सभी बच्चे। बताते रहे। वेरी गुड, वेल डन, ओके, गुड गुड गुड, बिल्कुल एकदम सही आंसर आपने दिया। अगर हमें प्रतिदिन में उपसर्ग देखना है तो इसमें उपसर्ग है प्रति। एकदम से सही आंसर आप सबने दिया है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं आपसे, मुझे दूसरे का आंसर दो। मेरे पास में शब्द है स्वच्छ, इसमें स्वच्छ में उपसर्ग। अब बताओ आप स्वच्छ में उपसर्ग क्या है। चलिए नेक्स्ट, अगला, अब इसका बताओ। ओके, स्व, बाकी बच्चे स्व, ठीक है, आंसर करते रहिएगा, क्योंकि जब हम एमए वगैरह करते हैं, जब हम इसमें जाते हैं बेटा, तो ज़्यादातर हमारा जो ग्रामर होता है, जो व्याकरण होता है, वो थोड़ा सा वीक होता है।
लेकिन ग्रामर से भी क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, और आगे भी अगर आप कहीं पर जाओगे तो भी आपको ग्रामर से चीजें आएंगी, हर जगह ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। आपने बताया इसमें स्व, आप सबके अकॉर्डिंग इसका आंसर स्व है, जो कि गलत है। इसका आंसर स्व नहीं है। ऐसे शब्दों को हमें शब्द तोड़ना आना चाहिए कि किसी शब्द को कैसे तोड़ते हैं। मैंने कहा मूल शब्द ढूंढना है। अगर आपको कुछ भी नहीं, मतलब आपको संधि नहीं आती कि संधि क्या होती है, आपको नहीं पता कि संधि क्या है, इस शब्द की क्या संधि होगी, किस में जाएगा, आपको कोई जानकारी नहीं है, और आपके पास में ऑप्शन है, पहले में आ गया स, दूसरे में आ गया स्व, तीसरे में आ गया स, चौथे में आ गया सु। अगर आपको कभी भी ऐसे कोई शब्द मिले और आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग क्या है, तो मान लो इसमें से आपने स्व निकाला, तो हमें, अगर हम इसको हटा देते हैं, मतलब इसमें उपसर्ग है, तो क्या इसका कोई अर्थ है? आप बताओ। जो ये आपके पास में ऐसे शब्द लिखा है, क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं है। अगर इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ये हमारा क्या मूल शब्द है? ये मूल शब्द बनेगा? ये मूल शब्द नहीं है। मूल शब्द भाई उसका अर्थ भी निकलना जरूरी है, कि उसका कोई अर्थ भी निकले। तो जब तक अर्थ नहीं होगा तब तक आप उसमें कोई भी उपसर्ग ऐसे नहीं जोड़ सकते। तो जैसे ये है, स्वच्छ है, ठीक है, और इसका कोई भी अर्थ नहीं है, तो इसमें जो स्व है ये उपसर्ग नहीं है, ये इसमें उपसर्ग नहीं है। इसमें उपसर्ग क्या है? सु। ये टूटेगा कैसे शब्द? ये टूटेगा सु प्लस अच्छ से। ये संधि है आपकी यण स्वर संधि। यण स्वर संधि के हिसाब से आपका बनेगा, और यहां से छोटे ऊ से बनता है व, इससे पूरा, और यहां से स्वच्छ, और अच्छ का मतलब अच्छा होता है, ठीक है, इसका अपना अर्थ है। तो कभी भी ऐसा शब्द आए तो आपको ये देखना होगा कि उसमें से जो शब्द बचा, मान लो अब इसमें से हम स्व को हटा दें तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये उपसर्ग भी नहीं है। इसका हटाने के बाद जो शब्द बचेगा उसका अर्थ निकलना जरूरी है। अगर उसका अर्थ नहीं निकला तो मतलब आपका वो जो आंसर है जो आपने निकाला वो आपका गलत हो गया है, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक दूसरा शब्द देती हूं। ऐसे ही हमारे पास में शब्द है स्वागत। मान लो आपसे स्वागत में आ जाए कि आपको स्वागत में बताना है कि बताओ भाई कौन सा उपसर्ग है। अब आपका क्या होगा आंसर? नंबर 1 स, नंबर 2 स्व, नंबर 3 सु, नंबर 4 स्वा। बताइएगा। अगर ऐसे ही आपसे फिर से आए, वेरी गुड, वेल डन, गुड, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? यहाँ पर आंसर होगा सु। जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपसे, जैसे प्रतिदिन, हर दिन, हर बार, ठीक है, कुरूप है ना, सुयोग्य, तो इनमें आप पहचान लोगे, सु है, कु है, जो भी आपका रहेगा उन सब में। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर हम ऐसे कोई शब्द आए तो उसमें हमारा सु प्लस आगत से, वेरी गुड, वेल डन, बिल्कुल एकदम सही, सु प्लस आगत से आपका यहाँ पर बनने वाला है। चलो एक और देते हैं हम आपको, आप पहचान लोगे। अगर आपसे एग्जाम में आ जाएगा, कोई समस्या तो नहीं आएगी ना आगे आपको। हमारे पास में शब्द है स्वच्छंद। स्वच्छंद में उपसर्ग बताना है आपको, ठीक है। इसमें भी आपको क्या बताना है बेटा? उपसर्ग बताना है। पहला है स, नंबर 2 स्व, नंबर 3 सु, नंबर 4 सु। अब बताओ, अब फिर से आया, अब हमें स्वच्छंद में बताना है। गुड गुड, हाँ, वेरी गुड। अगर बेटा हम इसमें से स्व हटा देते हैं तो हमारे पास में छंद बचता है, और छंद कैसा है? सार्थक शब्द है। तो इसका आंसर होगा सेकंड। क्या होगा? सेकंड। स्व प्लस छंद से बनती है हमारी एक संधि, व्यंजन संधि का रूल होता है 6 संबंधी नियम।
उसके अंदर आपका ये आता है और इसमें आंसर होगा 2। बिल्कुल एकदम सही। अगर ऐसे आ जाएगा तो। दूसरा एक और तरीका है, एक और तरह का है उपसर्ग, अगर आपसे आ जाएगा उसका ध्यान रखिएगा। जैसे आपके पास में शब्द आ जाए संयोग, क्या है? संयोग। अब इसमें उपसर्ग निकालना है तो स नंबर 1, नंबर 2 सन, नंबर 3 सम, नंबर 4 संयोग। अब क्या होगा? नेक्स्ट। सही, बिल्कुल एकदम नेक्स्ट की ओर आ गए हैं। गुड। इसमें भी क्या रूल लगाएंगे? संधि का रूल लगाएंगे। गुड। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या होगा आपका, जहां पर भी आपको ये बिंदी दिखे, जैसे इसमें है, जैसे हमारा संविधान है, ठीक है, जैसे आपका संरचना है, जैसे आपका संसार है, जैसे आपका अलंकार है, जहां पर भी ये बिंदी दिखे उस बिंदी को किस में बदल देना है? म में, और इससे पहले वाले को साथ में जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा? सम। ऐसे ही यहां इस बिंदी का बना दो म, और इसमें क्या हो गया? सम। अब ऐसे ही इसमें इसका बना दो सम, ऐसे ही इसमें सम प्लस सार, ऐसे ही इसमें बिंदी का बन गया म, और इससे पहले अल, तो इसमें क्या बन गया? अलम। जहां भी ये बिंदी दिखे उस बिंदी को म में बदल दो, और उससे पहले के जितने भी होंगे उसको उसके साथ में जोड़ दो, उसका उपसर्ग निकल कर आ जाएगा। जैसे संविधान, संरचना, सम प्लस सार, अलम प्लस कार। ठीक। अब बताओ, यहां तक समस्या कोई भी किसी भी तरीके की आप में से किसी भी बच्चे को? क्लियर हो गया भाई? गुड। आगे नेक्स्ट। अब प्रत्यय की बारी। भाई प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है जो शब्द के बाद में जुड़ता है, जो किसी भी शब्द के बाद में जुड़ता है वो हमारा प्रत्यय कहलाता है। नॉर्मली आप सबको पता है, आपसे आ जाए सुंदरता, ता प्रत्यय हो गया, ठीक है। आपसे पूछा गया ज्ञानी, ई प्रत्यय हो गया, ज्ञान में ई प्रत्यय जोड़ के ज्ञानी शब्द बन जाता है, तो हमारा ई प्रत्यय हो गया। इसको निकालना बहुत आराम से, आप इसको आराम से निकाल सकते हो और आपको इसका समझ में भी आ जाएगा कि कौन सा इसका हमारा जो प्रत्यय बनेगा वो बनेगा। मेन है आपका कि हमारे प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। तो दो तरह के हमारे प्रत्यय हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से होते हैं? जैसे यहाँ पर एक का मैंने लिखा भी है, एक है कृत, एक है तद्धित। जो बाद में जुड़ता है उसके आधार पर प्रश्न आएगा, एक में कृत, एक में तद्धित। कृत क्या होते हैं? कृत प्रत्यय वो होंगे जो धातु के साथ में जोड़े जाएंगे, धातु प्लस प्रत्यय, तो ये क्या होगा? कृत प्रत्यय। या आप क्रिया कह सकते हो, क्रिया प्लस प्रत्यय, तो क्या होगा? कृत प्रत्यय। तद्धित में क्या है? आपका कोई संज्ञा शब्द है, उसके साथ में कोई प्रत्यय जुड़ गया, तो ये प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय। आपके पास में कोई विशेषण शब्द है, उसके साथ में कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो क्या कहलाएगा? प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। आपके पास में कोई सर्वनाम शब्द है,
और इसके साथ में कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इस प्रत्यय को भी क्या कहेंगे, तद्धित प्रत्यय। तो जो भी धातु होता है जिससे बेटा हमारा जो ये होता है क्रिया होती है, क्रिया का निर्माण होता है, धातु उसको कहते हैं। जैसे चल, पढ़, उठ, बैठ, खा, पी, रह, आ, जा, भाग, दौड़, सो, रो, हंस, ये सब धातुएं हैं जो जिससे हमारी क्रिया बनती है। और इस धातु में जब ना जोड़ देते हैं तो वो क्रिया हो जाती है। जैसे हंस में ना हंसना, चल में ना चलना, उड़ में ना उड़ना, बैठ में ना बैठना, ठीक है। तो आ में ना आना, जा में ना जाना, तो इस धातु से ही क्रिया बनती है। तो धात्वे यानी कि क्रिया, आप ध्यान रखिएगा, क्रिया जहां पर क्रिया हो रही है, जो क्रिया के साथ में जो चीजें हैं वो कृत है, और क से क्रिया, क से कृत, और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ में बाद में लगेंगे वो जो प्रत्यय होंगे उनको हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। अब जरा इसकी पहले परिभाषा मैं आपको समझा दूं, फिर आपको बता देती हूँ। प्रत्यय के दो भेद है, पहला है कृत, वे प्रत्यय जो धातु, यहां पर आप क्रिया शब्द को याद रखना तो आपको धातु याद रहेगा, में जोड़े जाते कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को हम कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे लेख, लेख, लेख से लिखना, लेख या लिखना एक ही बात हो गया, तो लेख में अक जोड़ा, क्या बन गया, लेखक, ठीक है। जैसे पढ़, पढ़ क्या है, धातु है, पढ़ से पढ़ना बनता है, पढ़ में हमने आई जोड़ा तो क्या बन गया, पढ़ाई। तो ये आई प्रत्यय कैसा है, ये कृत है, क्योंकि ये किसके साथ में जुड़ा है, धातु के साथ में, या कहें ये किसके साथ में जुड़ा है, आपके क्रिया के साथ में। आप इसे ऐसे मान सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, पहले वाला। अभी मैं आपको दो चार शब्द दूंगी, आप अपने आप से निकाल लोगे चीजों को। पहले यहां तक बताओ, यहां तक चीजें समझ में तो हो गई है ना, कोई समस्या तो नहीं है। बताओ। ठीक है, हो गया बेटा। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आगे आपका तद्धित प्रत्यय। अभी हमने तद्धित की बात की है, अब तद्धित पे आते हैं। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर या कहें क्रिया को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं वो तद्धित कहलाते हैं, जो इनके साथ में जुड़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, तद्धित कहेंगे। अब देखो जैसे कैसे बनेगा, आप मानो जैसे हमने कहा यहां पर बालक है, बालक, बालक क्या है, संज्ञा शब्द है। हमारे पास में शब्द है बालकपन, तो पन जुड़ गया, पन कैसा हो गया, तद्धित। क्यों हुआ, क्योंकि ये संज्ञा शब्द के साथ में जुड़ा हुआ है। तो किसके साथ में जुड़ा है उसके आधार पर प्रत्यय डिसाइड होगा कि क्या है। जैसे यहाँ पर नौकर है, नौकर में आने जुड़ने से नौकरानी बना, तो क्या हो गया आपका, तद्धित प्रत्यय हो गया। ऐसे ही जैसे मान लो जैसे शब्द है सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण है। अब इस विशेषण में हमने ता जोड़ा तो क्या बना, सुंदरता। तो ये जो प्रत्यय है ये कैसा प्रत्यय है, ये आपका तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि ये किसके साथ में जुड़ा है, ये आपके विशेषण शब्द के साथ में जुड़ा है। जैसे माँ शब्द है या माता शब्द है, ठीक है, इसमें हमने त्व जोड़ दिया और शब्द क्या बना, ममत्व जुड़ा, तो ये त्व कैसा है, तद्धित प्रत्यय है।
तो प्रत्येक कैसे शब्द के साथ में जुड़ा हुआ है, इसके आधार पर ही पता चलता है कि वो तद्धित है या वो आपका कृदंत है। ये भी बात समझ में आ गई? इसका भी बताओ। ये भी समझ में आ गई ना? ठीक, आगे चलते हैं। अब एक बार मैं आपको इनका छोटा सा एक समझा लेती हूँ। एक बार एक जगह लिख देती हूँ, आप पहचान करो कि किसमें क्या है। बताओ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, आंसर करो किस शब्द में क्या जाएगा, किसमें आपका कृत प्रत्यय है, किसमें आपका तद्धित प्रत्यय है, किसमें क्या है। ओके, करते रहो सारे के सारे। गुड, ओके। हाँ, चलिए एक बार देखें। देखो, ये क्या है, बिक। बिक में है ना, बिक, बिक से बनता है बिकना, और ये होती है क्रिया। अब पहचानो, तो इसमें जुड़ा हुआ है आउ प्रत्यय, ये जुड़ा हुआ है दूध। दूध शब्द में बना है, दूध कैसा शब्द है, संज्ञा। ये है रंगीन, ये रंग में जुड़ा है, रंग कैसा शब्द है, विशेषण। उसके बाद है चढ़ाई, चढ़ शब्द कैसा है, क्रिया में जाएगा, क्योंकि चढ़ से चढ़ना क्रिया मतलब धातु, ये भी धातु, ये भी धातु। अब बताओ कौन किस में जाएगा बेटा आपका। हाँ, गुड। तो चढ़ में, चढ़ से चढ़ना से चढ़ाई शब्द है, तो इसमें हो गया हमारा कृदंत। बिक से बिकना बनता है, तो ये भी क्रिया धातु में जाएगा, तो किस में जाएगा, कृदंत। दूध संज्ञा शब्द है, तो दूध में आरु शब्द जोड़ने से दुधारू शब्द बनेगा, तो किस में जाएगा आपका तद्धित। रंग शब्द हमारा कैसा है, विशेषण, तो कैसा जाएगा, तद्धित। ठीक, अब समझ में आ गया जी। ओके, क्लियर बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर।
तो ये उपसर्ग प्रत्यय है, शब्द आ जाता है तो रंग बेटा नहीं, रंग शब्द में करेंगे ना, रंग, रंग कोई धातु नहीं होता है, रंग शब्द हमारा विशेषण होता है। जैसे हम रंग के आधार पर हम बताए काला रंग, पीला रंग, हरा रंग, ऐसे जो होता है। रंगना, रंगना अलग हो गया, वो एक अलग चीजें हो गई है, लेकिन जो रंग शब्द होता है वो विशेषण होता है हमारा। चलिए नेक्स्ट, अब है लिंग, वचन और कारक। अब जरा इनको हम समझते हैं। देखो जैसे हम बात करते हैं लिंग की, तो हिंदी में दो प्रकार के लिंग है, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। या तो कोई चीज पुल्लिंग होगी या फिर आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। रंग शब्द जो होता है बेटा वो आपका विशेषण होता है, रंग से रंगना तो वो तो अलग बनता है आपका, लेकिन जो मेन जो आपका रंग शब्द है वो हमारे विशेषण में होता है, विशेषता के अंतर्गत आता है जो रंग है। अब थोड़ा सा समझकर चलिएगा, चीजों को समझकर चलोगे अपने आप से समझ में आ जाएगा। पुल्लिंग शब्द की पहचान, पुल्लिंग शब्द की पहचान, पहचान कैसे करोगे कि कोई शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। इसने कहा कि अकारांत व आकारांत, अकारांत का मतलब क्या होता है, अ पर अंत, और आकारांत का मतलब आ पर अंत, ठीक है भाई। अपरंत आपरंत मतलब बाद में जो ध्वनि है वो या तो अ की ध्वनि है या आ की ध्वनि है। जैसे राम, जैसे धीरज, ज है, बाद में अ है, तो आप ये कैसा है, ये पुल्लिंग शब्द है। जो धीरज शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो आकारांत और अकारांत होता है, इसने कहा प्राय। अब प्राय का मतलब होता है 99%, मतलब 1% ऐसा है कि जिसमें वो इस मतलब अकारांत या आकारांत तो होगा, लेकिन वो कैसा नहीं होगा, वो आपका पुल्लिंग नहीं होगा, वो स्त्रीलिंग हो सकता है। जैसे दीक्षा, दीक्षा आ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा है स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। क्यों नहीं है उसकी बात मैं आपको भी बताऊंगी आगे कि कैसे आप पहचान करोगे। तो अकारांत व अकारांत शब्द प्राय कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे राम, अ है, जैसे बच्चा, बच्चा होता है, जैसे बूढ़ा, जैसे बालक, ठीक है, जैसे लड़का, जैसे गधा, जैसे घोड़ा, ये सभी शब्द हमारे आकारांत और अकारांत में है, और हमारे किसके अंतर्गत आते हैं भाई, पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। मैंने प्राय जहां पर भी लगता है, प्राय के लगने का मतलब होता है कि यहाँ पर अपवाद हो सकता है, और उस अपवाद का भी एक नियम होता है। सभी पर्वत पुल्लिंग होते हैं, सभी पर्वत, जितने भी पर्वत है आपका, हिमालय, विंध्याचल, कोई भी है, कोई भी, सब पर्वत के नाम हमारे किसमें, पुल्लिंग में। क्योंकि हम कहते हैं कौन सा पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है, कौन सा पहाड़ है, तो जो पहाड़ पर्वत होते हैं वो सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं। दिन के नाम, हम कहते हैं आज कौन सा दिन है, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, तो ये दिन के नाम भी जो होंगे वो पुल्लिंग होंगे। द्रव्य भी आपके पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, जैसे दूध, जैसे दही, ठीक है, जैसे आपका तेल, जैसे घी आदि, ये सब हमारे किस में आते हैं, सब पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत जाते हैं। बाकी पहचान कैसे कर सकते हो, जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना आदि जुड़े होते हैं, प्राय ऐसे शब्द पुल्लिंग होते हैं। बनाओ, ऐसे शब्द बनाओ जिनके अंत में ये वाले शब्द जुड़े हों, जैसे पा है, पन है, आव है, आवा है, खाना है, सब पुल्लिंग बनेंगे आपके। बनाकर देखो, बनाओ जल्दी जल्दी से। वेरी गुड। बुढ़ापा होता है, बचपन भी होता है, अपनापन भी होता है। गुड, सब पुल्लिंग में जा रहा है ना।
अब देखो, अब आ गया साउंड, ओके ठीक है। अब देखो एक बार, अब साउंड आ गया होगा। अभी चेक करो एक बार, आ गया, ठीक है। तो वो तो समझ में आ गया आपको पहले वाला, कि जिसके अंत में हम इन वाले प्रत्ययों को जोड़ेंगे तो वो हमारे किस में, पुल्लिंग में आ जाता है। अब स्त्रीलिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग में क्या है? स्त्रीलिंग आकारांत शब्द। अब जैसे मैंने कहा दीक्षा, अब दीक्षा में तो आ था, जैसे हेमलता आ है, हेमलता में आ है, तो फिर तो ये भी रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे अनीशा आ है, लेकिन ये किसी के नाम है। हमने कहा आकारांत शब्द विशेष रूप से किसी का नाम स्त्रीलिंग होता है। जितने भी लड़कियों के नाम मिलेंगे, ज्यादातर 99% आपको आ के साथ में मिलेंगे, और सब हमारे स्त्रीलिंग में होते हैं। जितने भी हैं, अंकिता, अनीता, अनीशा, राधा, सीता, गीता, गंगा, यमुना, ठीक है। जितने भी आपके यहाँ पर जैसे जितने भी सारे हमारे नाम है, सब हमारे आकारांत है और सब हमारे स्त्रीलिंग है। तो जैसे आपका सीता, गीता, राधा, मीना, बीना, गंगा, यमुना आदि, सब में आ की ध्वनि है। किसी का नाम है भावना, बिल्कुल एकदम से, ये सब हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं। महिमा, गरिमा, बबीता, सविता, सब में, और सब हमारे किस में आते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आपके आते हैं। उसके बाद है इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। प्राय की बात हुई है, मतलब अपवाद हो सकता है, और है, इसमें अपवाद है। पहले ऐसे नाम बताओ जिनका अंत छोटी ई पर होता है। इकारांत है ना, तो इकारांत में छोटी ई पर अंत होगा। ऐसी मात्रा है जो छोटी ई की मात्रा पर आकर रुकेगी, जैसे रीति, नीति, प्रीति, सब में है। और सबके साथ में क्या है? इति। इति नाम भी रखते हैं ना लड़कियों का, इति। सब में इकारांत है और छोटी ई की मात्रा वाले, और सब हमारे स्त्रीलिंग है। लेकिन प्राय, प्राय तो मतलब 99% है, हाँ जी, ज्योति। लेकिन 99% में बेटा यहां पर हमारा ऐसा भी जो पुलिंग में जाएगा। किस में जाएगा? पुलिंग में। जैसे रवि, छोटी की मात्रा है लेकिन फिर भी इसी में आता है। जैसे कवि, जैसे कपि, जैसे मुनि, सब हमारे किस में? इकारांत में है, लेकिन कैसे है? पुलिंग है। समझ में आ गई बात? अब बताओ मुझे, क्लियर? ठीक है, यहां तक हो गया? समझ में आ गया? हाँ जी। पता कैसे चलेगा? शब्द वाक्य प्रयोग करके इसका पता तो चल जाएगा। मैं कहूं कि रवि आया है, अब मैं आपसे पूछूं बताओ रवि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आप बताओ, आपका आंसर क्या होगा? अब क्या कहोगे? लड़का है। मैं कहूं ये मुनि बैठे हुए हैं, मुनि की सेवा करो, और मैं पूछूं मुनि शब्द बताओ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आप बताओगे कि मैम पुल्लिंग शब्द है, मुनि है, कपि है, कवि है, हम इसमें जाते हैं। अब तो आवाज आ रही है, पहले ही तो नहीं आ रही थी। अब तो आवाज ओके है भाई, ठीक है? यहां तक हो गया? वाक्य प्रयोग में कहूं प्रीति आई है, अब प्रीति आई है, प्रीति कौन है? लड़का है, ओ सॉरी लड़की है। मैं कहूं दीक्षा आई है, दीक्षा कौन है? लड़की है। पल्लवी आई है, पल्लवी कौन है? लड़की है। धीरज आया है, अब धीरज कौन है? लड़का है। अब जैसे उनका नाम गुलशन है, गुलशन लड़की है, लड़की है भाई, लड़का है। अगर मैं कहूँ गुलशन आया है तो लड़का है, मैं कहूँ गुलशन आई है तो लड़की है।
तो वाक्य प्रयोग करने से पता चलेगा किसके अंतर्गत क्या जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका जैसे इकारांत शब्द भी प्राय, प्राय मतलब ज्यादातर, 99% कैसे होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं 99। जैसे रोटी, रोटी खा ली, रोटी खाई गई, तो ये किस में आ जाएगा, जैसे आप ही का नाम हो गया है पल्लवी, तो आपका नाम हो गया, जैसे मेरा खुद का नाम हो गया है कल्याणी, अणा पर बड़ी की मात्रा कैसा है, स्त्रीलिंग है। ज्यादातर, हाँ जी, नाम में ही ज्यादातर होता है, कुछ ही ऐसे शब्द होते हैं जो इस तरह से आएंगे। लेकिन जैसे चढ़ाई की, मैंने इतनी बड़ी चढ़ाई की, उसकी ऊंचाई इतनी है, उसका ऊंचाई इतनी, उसकी ऊंचाई इतनी है, उसकी गहराई इतनी है, तो ये हमें पता चल जाता है। अभी मैं आपको कुछ वाक्य प्रयोग के आधार पर बताऊंगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन से, जैसे हमारा पा, पन, आओ, आवा है, ये जुड़े हुए होंगे तो हमारे किस में चला जाता है बेटा, वो हमारे चले जाते हैं पुल्लिंग में। ऐसे और भी प्रत्यय हैं जिनके लगने से स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे, उनकी बात अभी हम आगे करेंगे। अब इकारांत शब्द ऐसे भी हैं जो पुल्लिंग में है, जैसे स्वामी, मेरे स्वामी, स्वामी कैसा है, क्या स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग है। जैसे पानी, पानी कैसा शब्द है, पुल्लिंग है। जैसे घी होता है, कैसा शब्द है, पुल्लिंग है। जैसे आपका दही, दही कैसा शब्द है, पुल्लिंग है। तो ये वाक्य प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रयोग करने से आपको पता चल जाएगा कौन सा किस में जाना है। अब जरा यहां पर देखो, अब आपको मान लो कोई अलग शब्द है, आप कैसे पहचानोगे कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो जिन शब्दों के अंत में क्या आई, इया, ईमा, आवट, आहट आदि प्रत्यय लगते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब लगाओ, ऐसे शब्द ढूंढो जिनके बाद में आई, इया, ईमा, आवट, आहट आदि शब्द आपके, आदि प्रत्यय आपके लगे हैं। ढूंढो, चलो जल्दी से, फटाफट से बताओ, ढूंढिए ऐसे शब्द बताओ जिनके अंत में ये वाले प्रत्यय लगे हुए हैं। बनाते रहो, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जैसे मिठाई, बुनाई, चढ़ाई, या जैसे डिबिया, ईमा जैसे महिमा, जैसे आवट, बनावट, आहट, घबराहट। हो गया जी, शर्माहट, शर्माई, महिमा, गरिमा, राइट। समझ में आ गया अब कैसे पहचान होगी आपको कि भाई इसमें हमारा कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। यहाँ से बाकी आप प्रयोग के आधार पर भी इसका निर्धारण कर सकते हैं, वाक्य प्रयोग करके देखो, आपको अपने आप से पता चल जाता है। इसके बाद है आपका यहाँ पर प्रत्यय से बहुवचन बनाना। अब हम बात करेंगे बहुवचन की। भाई हमारे दो बहुवचन होते हैं, या तो चीज एक वचन में है या बहुवचन में। लड़का है एक वचन है, लड़के हैं बहुवचन है, लड़की है एक वचन है, लड़कियां हैं तो बहुवचन है। ठीक है, या तो एक चीज है या बहुत सारी है, तो उसको हम बहुत इजीली पहचान लेते हैं कौन सा किसके अंतर्गत जाता है। मेन क्या है, प्रत्यय से बहुवचन कैसे पहचाने, ये आपको शुद्ध अशुद्ध शब्दों में भी काम आएगा। अगर आपसे शुद्ध अशुद्ध की बात आएगी तो आपको वहां पर भी आपकी हेल्प करेगा।
आपको खुद से भी पता चलेगा कि कैसे शब्द, किसी शब्द को कैसे हमें लिखना है। अब यहां देखो, इसने कहा आकारांत पुल्लिंग में आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन बन जाते हैं। ठीक है, आकारांत पुल्लिंग जैसे बच्चा, जैसे लड़का, जैसे बूढ़ा, जैसे गधा, जैसे घोड़ा। ठीक, इतने शब्द हो गए हमारे पास में। अब को आपको क्या करना है, जहां ये आ है अंत में, इसकी जगह पर ए कर दो, लेकिन ध्यान रखना बिंदी नहीं लगनी चाहिए। जैसे ही आप बिंदी लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बिंदी लगाते ही गड़बड़ हो जाएगी। वो बिंदी इस रूल में नहीं आती, जो बिंदी लगती है ना ए के साथ में, वो पुल्लिंग में कभी लगती ही नहीं है। तो अब इसका बनाओ, यहां से ए करो, उसकी जगह बच्चे, लड़के का क्या बनेगा लड़के, बूढ़ा का क्या बनेगा बूढ़े, गधा से बनेगा गधे, घोड़ा से बनेगा घोड़े। तो जो ये आप बिंदी लगा देते हो ये गलत होता है, ये आपको पता भी चल जाएगा। यहां से आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये इसका रूल नहीं होता है। बिंदी लगती है स्त्रीलिंग के साथ में, तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, बिंदी लगेगी लेडी के, मतलब गर्ल्स होंगी बिंदी लगाएंगी, और नहीं स्त्री है तो बिंदी लगेगी, स्त्री नहीं है तो बिंदी नहीं लगेगी। मतलब रूल ऐसे लेकर चलना। तो आकारांत पुल्लिंग में आ की जगह पर ए कर देने से बहुवचन शब्द बनता है, पर बिंदी का प्रयोग हमें नहीं करना है। ठीक है, अब दूसरा है अकारांत या आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए। अब जब स्त्रीलिंग का बनेगा तो क्या होगा, अ या आ की जगह पर हमें क्या करना है ए, लेकिन ए के साथ में ये बिंदी भी लगनी है। जहां बिंदी लगेगी वो हमारा स्त्रीलिंग में जाता है। जैसे अकारांत या अकारांत, जैसे सड़क, सड़क है, सड़क कहाँ जा रही है, ये सड़क कहाँ जाती है, इसका हमें पुल्लिंग बनाना है तो सड़कें। जैसे ही मात्रा लगेगी उसकी जगह पर ये बिंदी लग जाएगी। जैसे पुस्तक, पुस्तक होती है, और अगर हमें इसका पुल्लिंग बहुवचन बनाना है तो क्या बनेगा पुस्तकें, और इसके साथ में लगेगी बिंदी। जैसे किताब से किताबें, क्या हो जाएगा किताबें, शब्द आपका बन जाता है। ठीक है, जैसे ये हो गया बात से बातें। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनता है, एक वचन से बहुवचन हमारा इस प्रकार से बन जाता है। अब बताओ, यहां पर बात समझ में आ गई, क्लियर? बताओ फटाफट से। पुस्तक होती है बेटा, पुस्तक पढ़ी जाती है। लड़कियां वो अलग रूल है, वो लड़की में जुड़ेगा ना बेटा, ई की मात्रा के साथ में है, ये आ की मात्रा है, ओ और आ की, वो अलग है, वो इसमें नहीं आता। वो तो हमें वैसे ही पता है, लड़की से लड़कियां बनता है, जैसे या जोड़ते हैं। हाँ, राम ने पुस्तक खरीदी, पुस्तक खरीदी जाती है, राम ने पुस्तकें खरीदी, तो खरीदी है बिल्कुल स्त्रीलिंग। जैसे किताब होती है, मैंने किताब पढ़ी, मैंने किताब पढ़ा नहीं, मैंने किताब खरीदा नहीं, मैंने किताब खरीदी, तो वो कैसा है स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग से जैसी मात्रा लगेगी पुस्तकें हो जाएगा, ए मात्रा के साथ में अंक की बिंदी भी लग जाती है। बाकी आगे की जो चीजें हैं, जैसे हमारे जो आदरणीय व्यक्ति होते हैं वो हमेशा बहुवचन में होते हैं। आदरणीय व्यक्ति जैसे माता, मेरी माता आई हैं, हम क्या कहते हैं माता आई है। पिताजी आ गए हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे पिताजी आ गया है, पिताजी, माताजी, गुरुजी, ऋषि, मुनि, ठीक है, बड़े भाई, बड़ी बहन, जितने भी हमसे ओहदे में बड़े हैं या उम्र में बड़े हैं, वो सब हमारे आदरणीय होते हैं। जितने भी आदरणीय होंगे वो हमेशा बहुवचन में है। मान लो आपसे क्वेश्चन आ जाए, आपसे प्रश्न आए, पिताजी बाजार गए,
और आपसे पूछ ले पिताजी में वचन बताओ, एक वचन या बहुवचन, एक वचन होगा या बहुवचन होगा? क्योंकि सिर्फ पिताजी के बारे में बात की है तो हमें लगेगा पिताजी एक ही व्यक्ति तो है, तो एक व्यक्ति है तो मतलब एक वचन हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। पिताजी गए, गए कहाँ लगता है? बहुवचन में, जो ज्यादा होते हैं उनमें। लेकिन क्योंकि ये आदरणीय है और आदरणीय के लिए हमेशा हम बहुवचन शब्द का ही प्रयोग करते हैं, तो इसमें हमारा क्या जाएगा? बहुवचन। क्यों, कौन सा वचन होगा? बहुवचन। माताजी आ गई हैं, तो माताजी शब्द कैसा है? बहुवचन है। मेरे बड़े भाई आए हैं, तो बड़े भाई कैसा शब्द है? बहुवचन है। गुरुजी आ गए हैं, तो गुरुजी कैसा शब्द है? बहुवचन है। मैम आ गई है, मैम कैसा शब्द है? बहुवचन है। ठीक है। ऋषि मुनि आए हैं, ऋषि आए हैं, तो एक है लेकिन फिर भी बहुवचन है। तो इनका बहुवचन भी ये का यही रहता है, वो नहीं बदलता है। ठीक है। कुछ शब्द ऐसे जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, मेरे आंसू निकल गए, आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए, प्राण निकल गए, बाल बाल बचे, और हस्ताक्षर, आप अपने हस्ताक्षर यहाँ पर कर दीजिए। ये वो शब्द है जो हमेशा आपके बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे सामान लूट लिया गया, माल लूट लिया गया, मैंने उसकी सहायता की। सहायता भी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होने वाला शब्द है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होंगे, तो बहुवचन में, एक वचन में। अब बताओ मुझे, यहाँ तक समझ में आया? बताइए फटाफट से। बोलो। क्लियर बच्चों? क्लियर, गुड, ओके। चलिए, और अब हमारा लास्ट, हिंदी में कारक कितने होते हैं? क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पर आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं। और क्योंकि ये मेंशन भी है टॉपिक, मतलब इसका नाम भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो हम इसलिए सबका नाम यहाँ पर देंगे। तो कितने कारक होते हैं बेटा हिंदी में? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के संबोधन अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे, ये हमारे कारक होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं, 7 नहीं 8। कितने होते हैं बेटा? 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पेपर संबोधन है ओ अरे, ये हमारे कारक होते हैं। जैसे मोहन ने शाम को खाना दिया, मोहन ने, तो इसमें कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? मोहन। और कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने। ऐसे कर्म की होती है को, लेकिन ये 2 जगह प्रयोग होता है को। कभी कभी ये संप्रदान में होती है, जब हम कोई वस्तु किसी को दें तो वहां पर वो संप्रदान में है। जैसे राजा ने गरीब को कंबल दिया, अब को है कि को में बताओ कौन सा है, तो वो संप्रदान हो जाएगा, क्यों? वहां पर देने का भाव है, जहां पर देने का भाव हो जाएगा वहां पर वो संप्रदान के साथ में चला जाता है। अब मुझे बताओ, ये अपना याद कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कितने कारक होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 8 प्रकार के आपके कारक होंगे। कितने होते हैं? 8। तो अब मुझे आप ये बताओ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई? क्लियर बच्चों?
आप सबको? ठीक है, आज के होमवर्क में मैं आपको दूंगी। होमवर्क की जो मैं चीजें दे रही हूँ ये मैं आपको टेस्ट में दे सकती हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं बीच में आपका 1-2 टेस्ट भी लूंगी। आपको एक तो कौन सी भाषा किस अपभ्रंश से निकली है ये आपको पढ़ना है। उपभाषा या बोली किस अपभ्रंश से निकली है ये आपको याद करना है, क्योंकि हो सकता है मैं इससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लूं। और आपको हाँ लिंग वचन का निर्धारण ये आपको करना है, और आपको कारक की विभक्तियां भी याद करनी है। ये आप सबको याद करना है। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई? कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया हो? बाकी मैं आपका बीच में एक टेस्ट लूँगी, जो भी आपकी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसको हम अपने टेस्ट में कर देंगे। टेस्ट से आपको चीज़ें अपने आप से क्लियर हो जाएंगी। ओके, अभी क्योंकि हम भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं तो भाषा विज्ञान को एक बार हम पूरा अपना कंप्लीट एक साइड में करेंगे। एक एक यूनिट को हम खत्म करते चलेंगे। यूनिट वाइज मैं आपके कुछ टेस्ट भी देखूंगी, वो करा दूंगी, तो वहां से जो भी दिक्कतें होंगी उनका समाधान कर लेंगे। समझ में आ गया आप सबको? कोशिश मेरी हमेशा ये रहेगी बहुत आसान सी भाषा में मैं आपको चीज़ों को समझाऊं, आसान सी भाषा में मैं आपको कराऊं, जिससे आप एग्जाम में प्रश्न आए तो उसको समझ सको, उसको पढ़ सको, उसके अर्थ को पता चल सके कि इसका अर्थ क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहता है। तो ये आप हम तभी कर पाएंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे बच्चों। मिलेंगे कल फिर से इसी टाइम पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। जय हिंद। करण, करण में आता है से और के द्वारा। इसमें ये होता है बेटा, देखो जैसे आपका करण है ना, ये ऐसे होता है जैसे चाकू से पेड़ काटा। किससे काटा? चाकू से। तो जहां पर ये से है, ये से के द्वारा के लिए प्रयोग होता है, चाकू के द्वारा। अगर सहायता से हो रहा होगा तो उसमें हो जाता है। आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में प्रॉब्लम होती है, वो इसलिए भी हो सकती है आपको, जो हमारा क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है ना हमारे ऊपर, जो हम बोलते हैं आम बोल चाल में, उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए आप ना ज़्यादा से ज़्यादा ना कहानियाँ पढ़ा करें, कहानियाँ, उपन्यास पढ़ा करें। कहानियों को भी रहने दो, उपन्यास क्योंकि बड़ा होता है तो वहाँ से आपके जो पढ़ने का तरीका है वो सुधर जाएगा। वैसे मैं पढ़ाऊंगी लेकिन मेरे पढ़ाने से अलग आप अपनी हैबिट में बना लो। न्यूज़पेपर पढ़ा करें, न्यूज़पेपर पढ़ने से भी हिंदी का आप न्यूज़पेपर पढ़ा करो। संपादकीय, संपादकीय एक पृष्ठ आता है, उसको पढ़िए आप, वहां से आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका समाधान भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज के सेशन को हम यहीं पर करेंगे समाप्त बच्चों। मिलेंगे फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। जय हिंद।